दोस्तों लास्ट वीडियो में हम बायोलॉजी की शुरुआत यहाँ पर कर चुके थे और कोशिका के बारे में हम काफी सारी डिटेल यहाँ पर पढ़ चुके थे। उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम कोशिका के बारे में और भी अच्छे तथ्य यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। तो याद कीजिए हमने कोशिका के कुछ अंगों पढ़े थे, हम उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं। तो सबसे बाहर की जो परत है इसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं और आप सभी जानते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह काइटिन या प्रोटीन की यहाँ पर बनी होती है और ये पादप तथा जंतु दोनों प्रकार की कोशिका में यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन इस झिल्ली के बाहर एक अलग से एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे हमने नाम दिया था कोशिका भित्ति। और याद कीजिए कोशिका जो भित्ति होती है वो केवल और केवल जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। और ये जिस चीज की बनी होती है उसे सेल्यूलोज कहा जाता है और यही सेल्यूलोज है जिससे हम कागज या कपड़े का निर्माण यहाँ पर करते हैं। तो सेल्यूलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली प्रोटीन या काइटिन की यहाँ पर बनी होती है। चलिए अब हमने इसके अंदर अंगों को पढ़ना शुरू किया था। याद कीजिए सबसे पहला अंग जो हमने इसमें पढ़ा था उसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम सारी डिटेल पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा, आपको चीजें अच्छे समझ में आएगी। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने डिटेल पढ़ी थी कि अल्टमेन इसका खोज करता है, बेंडा ने इसका नाम दिया था। इसके आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसके अंदर एक क्रेब साइकिल चलती है जो कि हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण करती है। एटीपी अर्थात एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण यहाँ पर करती है जो कि हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर देता है। तो ये बात हम सारी डिटेल पढ़ चुके थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने सेकंड जो पढ़ा था उसका नाम था गोल्गी काय। याद कीजिए गोल्गी काय ये वो अंग है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ऊर्जा का परिवहन करता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी के द्वारा यहाँ पर की गई थी, जिसके बारे में भी हम अच्छे डिटेल्स यहाँ पर पढ़ चुके हैं। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोशिका में जुड़ा तीसरा अंग हम पढ़ेंगे जिसे हम तार कराएं, हिंदी में इसे तार कराएं, इंग्लिश में इसे सेंट्रोसोम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तार कराएं या सेंट्रोसोम का जो मुख्य काम होता है वो होता है कोशिका का विभाजन करना। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, कोशिका का विभाजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कोशिका के विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तार कराएं। तार कराएं वो जो एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण कर देता है? 2 कोशिका का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछेंगे कोशिका के विभाजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो तार कराएं या सेंट्रोसोम जो है कोशिका के विभाजन में क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ध्यान दीजिए, तार कराएं कोशिका का विभाजन करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह पर तार कराएं की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर कोशिका का विभाजन उतना ज्यादा तेजी से होगा। तो ध्यान दीजिए, मानव शरीर में जो सबसे ज्यादा तार करा अगर कहीं पर पाया जाता है तो वो पाया जाता है लीवर में। जी हाँ, लीवर के अंदर तार करा या सेंट्रोसोम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अगर गलती से आपके लीवर में चोट लगती है तो वो चोट आपकी बॉडी में सबसे जल्दी ठीक होगी। क्यों? क्योंकि लीवर के अंदर जो सबसे ज्यादा कोशिका पाई जाती है वो क्या पाया जाता है? तार कराएं। वो तार कराएं जो है वो कोशिका का विभाजन करता है, इसलिए लीवर में लगी चोट आपकी बॉडी में सबसे जल्दी से ठीक होती है। वो बहुत फास्ट रेप्लिकेट करेगी और बहुत जल्दी उसका क्या करेगी, उस कंडीशन में रिस्टोर कर देगी। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं कि सबसे कम हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क की कोशिका जिसे हम तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, तंत्रिका कोशिका के अंदर तार कराएं की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। जी हाँ, तंत्रिका कोशिका के अंदर तार कराएं की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर गलती से हमारे मस्तिष्क या ब्रेन पर अगर चोट लगती है तो वहां की कोशिका कभी भी विभाजन नहीं करेगी। अगर विभाजन नहीं करेगी तो वो कोशिका कभी भी नहीं बन पाएगी। इसका मतलब सिर पर लगी चोट वो जीवन भर हमारे लिए दुखदायी रहेगी। याद कीजिए, आपने कुछ मूवीज देखी होगी, जिसके अंदर मूवी देखी होगी आपने तेरे नाम के अंदर जो राधे होता है उसका सिर पे ही ज्यादा चोट लगती है, इस कारण से वो पूरी मूवी में आपने उसकी हालत देखी होगी। याद कीजिए मूवी गजनी, गजनी के अंदर भी आमिर खान को चोट लगती है सिर पे और वो उसका एमसी भी धीरे धीरे गिरता रहता है, हर 15 मिनट में चीजें भूल जाती है क्योंकि चोट कहाँ लगी थी? सिर पर। और सिर में लगी चोट जीवन में कभी ठीक नहीं होती। इसका रीजन ये है कि हमारे मस्तिष्क की कोशिका में तार कराएं नहीं पाया जाता। एग्जाम का एग्जैक्टली क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। किस कोशिका में जन्म के बाद में विभाजन की घटना नहीं होती? तो तंत्रिका कोशिका, और वो कोशिका हमारे कहां पाई जाती है? ब्रेन में। इसका मतलब ब्रेन में लगी चोट कभी भी जीवन में कभी ठीक नहीं होगी। इसलिए जब आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं तो पुलिस वाले आपका चालान करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल नंबर 21 हमारे देश में आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस कारण से जो आप अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आप मरने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पुलिस वाले फाइन करते हैं। दूसरा, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी आप ये, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं होगा तो गाड़ी टकराती है तो आपका सिर टकराएगा, वो सिर टकराएगा तो आपको चोट लगेगी, वो चोट की कभी भी ठीक नहीं होगी। इसलिए
तारकराय जो होता है वो कोशिका के विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा तारकराय हमारे लीवर में, और बिल्कुल भी तारकराय नहीं पाया जाता हमारी तंत्रिका कोशिका में। ध्यान दीजिए, और भी ऐसे जानवर होते हैं जिसके अंदर तारकराय की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाती है। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा छिपकली के ऊपर, छिपकली की जो पूंछ होती है, छिपकली की जो पूंछ है उसके अंदर तारकराय की मात्रा बहुत पाई जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि उसकी पूंछ बहुत जल्दी निकल जाती है। उसके बाद 8 से 10 दिन के अंदर वो अपनी पूंछ को वापस से तारकराय की मदद से फिर से जनरेट कर लेती है। आप देखेंगे राइनो, जो एक सींग वाला राइनो होता है, उसकी जो स्किन होती है उसके अंदर तारकराय की मात्रा इतनी ज्यादा होती है, अगर आप सुबह राइनो को तलवार से अगर एक लगा देंगे सीधा तो अगले दिन वो वापस ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन में भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तारकराय की मात्रा पाई जाती है। इसका मतलब कोशिका का जो विभाजन है एक कोशिका से दूसरी कोशिका, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तारकराय के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन एक समस्या है, ध्यान दीजिए, तारकराय जो है वो कोशिका का विभाजन तो करता है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा कोशिका बन जाती है, जरूरत से ज्यादा कोशिका अगर हमारे शरीर में बन जाती है तो वो अंग जो है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर बात कर लिए हड्डी के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसको पता है कि हड्डी का निर्माण करना है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होगा, तारकराय, वो तारकराय टूटी हड्डी को वापस जोड़ देगा। लेकिन क्या हो, तारकराय जरूरत से ज्यादा कोशिका बना दे तो हमारी हड्डी बढ़ जाएगी, और अगर जरूरत से ज्यादा कोशिका हमारे शरीर में बनती है तो ये आगे चलकर रूप लेती है एक बीमारी जिसे हम कैंसर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, कैंसर और कुछ नहीं है, जरूरत से ज्यादा कोशिका। और कैंसर हर जगह पाया जाता है। ब्रेन में पाया जाएगा तो इसे ट्यूमर के नाम जानेंगे, हड्डी में होगा तो हड्डी का कैंसर कहा जाएगा, लीवर में होगा तो लीवर में होगा, ब्लड में होगा, जरूरत से ज्यादा ब्लड बन जाएगा तो इसे ब्लड कैंसर के नाम से यहां पर जानते हैं। तो जरूरत से ज्यादा कोशिका का निर्माण ही वो किस चीज का रूप लेगा, आपका कैंसर का। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम किसे मानते हैं, तारकराय को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि तारकराय ही कोशिका का क्या करता है, विभाजन। आई होप आपको तारकराय के बारे में सारी डिटेल समझ में आई होगी। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम याद कीजिए कोशिका का पावर हाउस भी यहां पर कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस के नाम से किसे जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। गाल्जी काय जो होता है वह गाल्जी काय ऊर्जा का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण करेगा। तारकराय कोशिका के विभाजन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। तो हम तीनों अंगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14, इस पूरी कोशिका के अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो कंज्यूम करता है कौन, आपका वैक्यूल्स, जिसे हिंदी में रसधानी के नाम से जानते हैं। जो रसधानी या वैक्यूल्स होता है वो कोशिका के अंदर किसको ऑब्जर्व करता है, पानी को, वैक्यूल्स के नाम जानते हैं। एग्जाम पे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया, किसी पीसी एग्जाम में पूछा गया था कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में आकार का मेन डिफरेंस किस लिए होता है, तो आकार का डिफरेंस होता है रसधानी के लिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों को पानी की मात्रा आवश्यकता होती है, हमसे ज्यादा पानी की आवश्यकता पेड़ पौधों को होती है, इसलिए उनके वैक्यूल्स और रसधानी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए पादप कोशिका का आकार थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू जंतु कोशिका। हमको भी पानी की आवश्यकता है, पानी के बिना हमारा जीवन भी सर्वाइव नहीं हो सकता, लेकिन हमारी बॉडी में जो पानी की मात्रा होती है वो थोड़ी कम पड़ जाती है। तो पानी को कंज्यूम करने का काम किसका होता है, रसधानी या वैक्यूल्स का काम होता है, वो पानी को क्या कर पाती है, कंज्यूम यहां पर कर पाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा हो गया, गाल्जी काय हो गया, तारकराय हो गया, रसधानी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो अंग है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएगी। चीजें अगर समझ में नहीं आती तो वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, उसके बाद भी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा, उस चीज को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब बात करते हैं कोशिका के अंदर इसको दबने से बचाने के लिए एक अंग पाया जाता है जिसे हम इसका कोशिका का कंकाल यहां पर कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर किसी चीज में उसका कंकाल नहीं पाएगा तो वो चीज पचक कर बल जाएगी। घरों का भी निर्माण करते हैं, उसके अंदर हम कॉलम निर्माण करते हैं ताकि वो पचक ना जाए। इसलिए कोशिका को पचकने से या दबने से बचाने के लिए इसके अंदर इसका कंकाल पाया जाता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से हम जानते हैं। ध्यान दीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसे अंतःप्रदप जालिका के नाम से भी जानते हैं। अंतःप्रदप जालिका इससे कहा जाता है, जो कि कोशिका का कंकाल होता है, और ये कोशिका को पचकने से यहां पर बचाते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसे जब ध्यान से देखा गया तो इसमें 2 प्रकार का कंकाल यहां पर पाया गया। इसका एक हिस्सा जो काफी ज्यादा स्मूथ था और एक हिस्सा काफी ज्यादा रफ था। ध्यान दीजिए, जो कंकाल जब कोशिका का देखा गया तो इसका एक ऊपरी हिस्सा जो काफी ज्यादा क्या था, आपका स्मूथ था, और नीचे का हिस्सा काफी ज्यादा रफ था। इसका मतलब कंकाल कितने प्रकार के हो गए, 2। उसका आधा हिस्सा अलग, आधा हिस्सा अलग। आधा हिस्सा कौन सा हो गया, तो पहला जो हिस्सा होता है वो पता है, इस हिस्सा कहलाएगा आपका स्मूथ हिस्सा, और दूसरा जो हिस्सा पाया गया वह काफी ज्यादा क्या पाया गया, रफ। अब
स्मूथ यानी कि लिबिल लिबिल होता है आपका, तो लिबिल लिबिल चीजें इसमें पाई जाती है वसा। इसका मतलब ये जो कंकाल होता है इसका जो स्मूथ भाग है वो निर्माण करता है किस चीज का, तो वो निर्माण करता है शरीर में वसा का। आप देखेंगे जो भी चीज में चिकनाहट होती है वो हमेशा किसके कारण होती है, इसी वसा के कारण होती है। आप देख लीजिए मलाई के अंदर चिकनाहट है, घी के अंदर चिकनाहट है, पनीर के अंदर चिकनाहट है, चीज के अंदर चिकनाहट है, साबुन ले लीजिए, कुछ भी चीज ले लीजिए, शैम्पू में भी आपको चिकनाहट मिलेगी, वो सब किससे होती है, वसा से। तो कोशिका को पचकने से बचाने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में अंतःप्रदप जालिका। इस ईआर का जो आधा हिस्सा होता है वो होता है स्मूथ, जो कि निर्माण करता है किसका, वसा का। अब जब आधे हिस्से को देखा गया कि आखिर ये रफ क्यों हो गया, इसका रीजन क्या है रफ होने का, तो उसके अंदर कुछ छोटे छोटे दाने पाए गए। उन दानों में पाया गया राइबोसोम। जी हाँ, तो राइबोसोम जो है वो कहां मिलेगा, तो राइबोसोम मिलेगा हमको अंतःप्रदप जालिका के कौन से हिस्से में, रफ वाले हिस्से में। अब राइबोसोम भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, और राइबोसोम हमारे शरीर में निर्माण करता है किस चीज का, प्रोटीन का। तो ध्यान दीजिए जो रफ हिस्सा है वो निर्माण किस चीज का कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, और जो स्मूथ हिस्सा है वो निर्माण करता है वसा का। रफ हिस्से प्रोटीन का निर्माण करता है, और इससे जो छोटे छोटे, इसे देखा गया कि रफ क्यों हो गया, तो उसमें राइबोसोम के छोटे छोटे टुकड़े पाए गए। अब ध्यान दीजिए जो राइबोसोम के टुकड़े हैं वो दो प्रकार के पाए गए, एक पाया गया 70S और एक पाया गया 80S। ध्यान दीजिए, एस का मतलब होता है सैचुरेशन ऑफ कोफिशिएंट। इसे एस इसलिए कहा गया क्योंकि अगर जो जितनी जल्दी सेटल हो पाएगा उससे नाम जाता है, इसलिए 70S जल्दी से ऊपर बैठ जाएगा और 80S जल्दी जाकर नीचे बैठ जाएगा, इसलिए 70S और 80S का इसे नाम यहाँ पर दिया गया। अब जो 70S है उसे कम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, और जो 80S है उसे ज्यादा प्रोटीन की यहाँ पर क्या पड़ती है, आवश्यकता। अब जिसका शरीर जितना बड़ा होगा उसे ज्यादा प्रोटीन चाहिएगा, शरीर जितना कम होगा उससे क्या चाहिएगा, कम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अब ध्यान दीजिए, अगर हमारी बात करते हैं तो हमको प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है, वहीं अगर बात कीजिए किसी वायरस के अंदर, क्या प्रोटीन को उतनी आवश्यकता पड़ती है, नहीं। क्या चींटी भी खैर जीव में आएगी तो हमको भी आवश्यकता उसकी क्या होगी, आपका कम। इसका मतलब जो चीजें हम आंखों से देख सकते हैं वो सारी चीजें किसमें आएगी, आपका 80S के अंदर आएगी, जिनको ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी। और जिनको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकती वो सारी की सारी चीज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, उसे 70S में गिनेंगे, जिसके अंदर प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है, कम। इस चीज को मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार ध्यान सुनिए। कोशिका को दबने से बचाने के लिए इसके अंदर इसका कंकाल पाया जाता है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, या हिंदी में अंतःप्रदप जालिका भी कहते हैं। इसके आधा हिस्सा जो है वो काफी स्मूथ पाया गया, आधा हिस्सा काफी रफ पाया गया। स्मूथ हिस्सा जो पाया गया उसके अंदर किसका निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। रफ हिस्सा जब देखा गया तो इसके अंदर छोटे छोटे दाने पाए गए, वो दानों को जब चेक किया गया तो वो राइबोसोम पाया गया। राइबोसोम कितने प्रकार के, दो, एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S जिसमें कम प्रोटीन की आवश्यकता निर्माण करता है, 80S जो कि ज्यादा प्रोटीन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। इसलिए याद कीजिएगा राइबोसोम को शरीर में, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यही राइबोसोम शरीर में प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर करता है। तो जो रफ है वो किसका निर्माण करता है, शरीर में प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर करता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया कोशिका कंकाल, जिसको पचकने से या दबने से यहाँ पर क्या करता है, बचाता है। चलिए थोड़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावरहाउस, क्योंकि ऊर्जा बना रहा है। काल्जिका है जो कि कोशिका का ऊर्जा का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण कर रहा है। तीसरा तारकरा है जो कोशिका का विभाजन करने में कर रहा है। रसधानी या वैक्यूल्स जो कि कोशिका के अंदर पानी को क्या कर रहा है, सोख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। चलिए आगे एक अंग और पढ़ते हैं जिसे हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। तो अगला जो अंग है उसका नाम हो जाएगा लाइसोसोम। ध्यान दीजिए, इस लाइसोसोम के अंदर एक एसिड नुमा जो है लिक्विड यहाँ पर पाया जाता है। कि एसिड नुमा लिक्विड जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे यहाँ पर काम होते हैं। ध्यान दीजिए, लाइसोसोम को हम कोशिका का मैनेजर यहाँ पर कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो घूम घूम कर सभी से काम करवाता है। लाइसोसोम जो है वो सभी अंगों से बराबर मिलकर क्या करवाएगा, काम यहाँ पर करवाता है कि भैया गाल्जिका है ऊर्जा का स्थान जल्दी जल्दी करते रहे, माइटोकॉन्ड्रिया जल्दी ऊर्जा बनाता रहे, तारकरा है जहां जरूरत पड़ रही कोशिका विभाजन जल्दी से करते रहो, राजधानी पानी को सोखते रहो। लेकिन अगर कोई भी अंग बराबर तरीके से काम नहीं करेगा, कोई भी अंग बराबर तरीके से काम नहीं करेगा तो लाइसोजाइम उस अंग को पूरे तरीके से क्या कर देगा, खत्म। मान लीजिए कि राजधानी ने पानी को सोखने से इनकार कर दिया, तो ये लाइसोजाइम उसके ऊपर एसिड छिटक कर उसको पूरे तरीके से क्या कर देगा, समाप्त। और फिर जो कोशिका का केंद्रक होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस ऑर्डर देगा किसको, तारकराय को, और वो एक बार फिर से नए प्रकार के वैक्यूल्स का निर्माण यहाँ पर कर देगा। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि लाइसोसोम जो है वो बिल्कुल मैनेजर है कोशिका का, जो एक एक चीजों को ध्यान
लगता है सब बराबर से काम करते हैं या नहीं करते। इसलिए अगर कोई काम नहीं करेगा तो एसिड छिटक कर उस अंग को क्या कर देगा, खत्म, और न्यूक्लियस ऑर्डर देगा तार करा, क्योंकि नई चीजों का निर्माण कौन करता है, तार करा है, तो तार करा उसको फिर से क्या कर देगा, निर्माण। लेकिन कभी कभी न्यूक्लियस काम करना बंद कर देता है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, किसी दिन न्यूक्लियस जो होता है कोशिका का केंद्र, जिसे हम कोशिका के मस्तिष्क का नाम जानते हैं, इसको हम पूरी डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल समझ लीजिए, केवल जो न्यूक्लियस है वो कभी कभी काम करना बंद कर देता है। तो अगर न्यूक्लियस ने काम करना बंद कर दिया तो फिर कोशिका में कोई भी काम नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा, तारकरा कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये जो लाइसोजाइम होता है ये पूरे के पूरे न्यूक्लियस को ही तबाह कर देता है। इसीलिए लाइसोजाइम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, ये बहुत खतरनाक प्राणी होता है। लाइसोजाइम जो होता है ये पूरी की पूरी कोशिका का क्या कर देता है, अंत। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली के नाम से भी यहां पर जानते हैं। तो लाइसोजाइम बहुत खतरनाक होता है। हमको ध्यान दीजिए, एक तो बात हुई इसके बारे में, लाइसोजाइम और भी ज्यादा हेल्प करता है। कैसे? मान लीजिए शरीर में किसी जगह की कोशिका अगर मर चुकी है, किसी जगह की कोशिका अगर डेड हो चुकी है, मान लो ये कोशिका क्या कर गई है, आपका मर गई है, तो जो अड़ोस पड़ोस की कोशिका होती है इसके अंदर जो लाइसोजाइम पाया जाता है, वो लाइसोजाइम इन सभी कोशिकाओं के ऊपर एसिड छिड़के इनको क्या कर देता है, खत्म। और फिर तारकराई की मदद से इन कोशिका को फिर से क्या किया जाए, विभाजित करके जीवित किया जाए। इसलिए अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं चोट लगी, मान लो आपको उंगली जो थी वो आपकी उंगली कहां पे आ गई, दरवाजे के अंदर आ गई, तो देखना वो उंगली बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वहां की कोशिका क्या हो चुकी है, डेड कोशिका के ऊपर जो अड़ोस पड़ोस की कोशिका होगी वो लाइसोजाइम छिटक करके कर देगी उसको खत्म। देखिएगा जब चोट लगी तो आपको कुछ समय में काला पड़ जाएगा। वहां पे काला इसलिए पड़ चुका है क्योंकि वहां की कोशिका क्या कर चुकी है, डेड हो चुकी है। अब अड़ोस पड़ोस की कोशिका जो है वो लाइसोजाइम होगा, लाइसोजाइम उन सभी कोशिका को क्या कर देगा, खत्म कर देगा और तार करेगा, फिर से कोशिका निर्माण करेगा। तो देखना कुछ समय में आपकी लगी हुई चोट वापस से क्या हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब जो लाइसोजाइम है उसे क्या नाम दिया गया हमने, आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली, क्योंकि पूरी की पूरी कोशिका को ही क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली के नाम से भी यहां पर जानते हैं। ठीक है, एक बात इसमें कनेक्ट करते हैं, हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा कनेक्ट कर लेते ताकि हम आगे हमारे लिए इजी रहे। जो कोशिका का केंद्रक होता है जिसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, कोशिका केंद्रक बोलते हैं, इसकी जो खोज करता है वो ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। याद कीजिए, हम रॉबर्ट हुक पहले पढ़ चुके हैं। रॉबर्ट हुक खोज करता है कोशिका का, यहां पर बात हो रही है रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है वो काय का खोज करता है, कोशिका का केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस के नाम जानते हैं। और न्यूक्लियस ही सबसे मेन रोल करता है किसके, इसमें कोशिका के, इसमें सबसे मेन रोल काम कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ही काम है भैया सभी से काम करवाना, और जो मेन मस्तिष्क है वो कौन होता है आपका, न्यूक्लियस ही कोशिका में काम करता है। और इसका जो खोज करता है वो कौन हो जाएगा आपका, रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका का खोज करता हम पहले पढ़ चुके, जिसे हम रॉबर्ट हुक के नाम से यहां पर जानते हैं। आप ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा एक डाटा कनेक्ट करूंगा, आप डाटा को ध्यान सुनिएगा, हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से फिर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, जो कोरोना वायरस था वो कोरोना वायरस इसी प्रकार से हमारे बॉडी में एंटर कर रहा था। जो कोरोना वायरस था वो छुपके से हमारी बॉडी में क्या कर रहा था, एंटर कर रहा था, और वो धीरे से जाकर न्यूक्लियस को आदेश दे रहा था, न्यूक्लियस की जगह लेकर न्यूक्लियस को आदेश देता था कि भैया अब मेरी क्या करनी है, फोटोकॉपी करनी है। ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस ऑर्डर देता है किसको, तार कराएगा कि कोशिका क्या करना है, विभाजन। लेकिन न्यूक्लियस को साइड में लेकर कोरोना जाकर बैठ जाता था, कहां पर, कोशिका में, और ये खुद की क्या करने लग जाता था, फोटोकॉपी। अब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, धीरे 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 हमारे शरीर में कोरोना वायरस धीरे धीरे फैलता ही जा रहा था। इसीलिए धीरे धीरे उस व्यक्ति की हालत क्या होने जा रही थी आपका, खराब, क्योंकि ये सीधे जाकर कहां से करता था, कोशिका में, और इससे न्यूक्लियस से अटैच होकर तार करा इसका जल्दी जल्दी क्या करने लग जाता था, विभाजन करने लग जाता था। 1 से 2 कोरोना, 2 से 4, धीरे धीरे पूरे शरीर में क्या फैल जाता था, कोरोना यहां पर फैल जाया करता था। इसलिए इतनी सारी चीजें, इसके लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता था जो कि हमारे शरीर में काम करने से, हमारे शरीर के काम करने को मना कर देता था। जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाता था, वो जो कोरोना था हमारे शरीर में एक इंजेक्शन लगाते थे ताकि हमारा शरीर किसी भी चीज की फोटोकॉपी करने या उसका विभाजन करने से क्या कर देता, इनकार। इससे हमारी इम्यूनिटी क्या कर गई थी, घट चुकी थी। इसी कारण से आप देखेंगे कि कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी घट चुकी थी, जिसके कारण लोगों को बहुत छोटे मोटे रोग होने लग गए थे जो नॉर्मली होते ही नहीं। जैसे ब्लैक फंगस आपने नाम सुना होगा, डेंगू काफी ज्यादा हावी हो गया था, कंजक्टिवाइटिस लोगों को काफी हो गया था, क्योंकि कोरोना के बाद जो इंजेक्शन लगाए गए थे उससे लोगों की इम्यूनिटी काफी ज्यादा घट चुकी थी, क्योंकि शरीर के फंक्शन ने काम करना पूरे तरीके से क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसी के बारे में एक आखिरी चीज जोड़ूंगा, फिर बाकी की चीजें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, मुझे पता है वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आप इतना बड़ा वीडियो देखेंगे नहीं, तो अब अगली वीडियो में फिर बचे हुए चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, इन सभी चीजों को अगर हम ऐसे खुला छोड़ देंगे तो ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल आप एक बैग के अंदर एक लोटा, ग्लास, चम्मच लेकर अगर दौड़ भाग करेंगे तो सारी चीजें भड़ 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 बजेगी। आप खुद सोचिए, अगर इस कोशिका के अंदर ये सब चीज रखी जाएगी तो आपस में एक दूसरे से टकराएगी, सब एक दूसरे से धक्का मुक्की करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया धक्का मुक्की करेगा, लाइसोजाइम, और सबसे बड़ी समस्या तो कर देगा लाइसोजाइम, क्योंकि गलती से अगर इससे टकरा गया तो ये अगर फट जाएगा, ये फटा तो पूरी कोशिका को एंड कर देगा। इस कारण से इस कोशिका के अंदर जो है एक प्रकार का लिक्विड पाया जाता है। इस लिक्विड को हमने नाम दिया है कोशिकीय द्रव। कोशिका के अंदर भरा है इसलिए हमने नाम क्या दे दिया इसको, कोशिकीय द्रव नाम दिया, ताकि ये इनको सभी को अपनी जगह पर रख सके। सेम टू सेम एक प्रकार का लिक्विड केंद्रक के अंदर भी पाया जाता है जिसे हम केंद्रिका द्रव के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव जो कोशिका के अंदर भरा है जिसे हम साइटोप्लाज्म के नाम जानते हैं। केंद्रक के अंदर भी द्रव भरा होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या हिंदी में केंद्रिका द्रव के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आप दोनों को मिला देंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कोशिकीय द्रव और केंद्रीय द्रव दोनों को मिला देंगे तो यहां से निर्माण होता है जीव द्रव्य का। कोशिकीय द्रव जो कोशिका के अंदर भरा है और जो केंद्रक के अंदर भरा है केंद्रीय का द्रव, इन दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो ये दोनों मिलकर रूप लेंगे किस चीज का, जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस जीव द्रव्य में 1% की कमी होती है तो आपको अनुभव होता है किस चीज का, प्यास का। आप पानी पिएंगे तो हर कोशिका में पानी जाएगा और धीरे धीरे सारी इसकी फिलअप कर देगा। लेकिन अगर इस जीव द्रव्य में 10% की कमी हो जाती है तो ध्यान दीजिए इस इंसान की क्या हो सकती है, मौत। क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारा जो शरीर होता है वो लगभग 65 to 70% जो है पानी से मिलकर बना होता है। तो ये जो पानी होता है ये हर एक कोशिका में बढ़ जाता है। अगर हर कोशिका में पानी कमी हो जाती है तो 10% कमी हो जाएगी और 10% से इंसान क्या हो जाती है, मृत्यु। कुछ बीमारी ऐसी होती है पानी की बहुत कमी करती है, जैसे डायरिया, आपने नाम सुना होगा। डायरिया में शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, 4 से 5% कमी हो जाती है। और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो 10% कमी हो जाएगी, इंसान की क्या हो जाती है, मौत। ध्यान, ये अकबर की जो मौत हुई थी वो भी डायरिया के कारण हुई थी। तो ये जो होता है जीव द्रव्य, 1% कमी होगी तो आपको प्यास लगेगी और 10% की कमी होगी तो इंसान की क्या हो सकती है, मृत्यु यहां पर हो सकती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आएगी। कोशिका चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, हम इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि हम आसानी से हर चीज को अच्छे समझ सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।